प्यारे बच्चों, विचारक, विश्वास और इमारतें पाठ में अभी तक हमने विचारक, मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और उनके विश्वास अर्थात उनकी शिक्षाएं, उनके अनुयायियों के विषय में पढ़ा है। उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में जुड़ते चले गए और मूर्ति कला और स्थापत्य कला के माध्यम से उनके विचारों को किस तरह से अभिव्यक्ति मिली, और ये सब जनता पर इन विचारकों के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। और इन विचारकों से जुड़ी हुई इमारतें आज हम पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से स्तूप, बौद्ध स्तूप एक ऐसा टीला, स्तूप का अर्थ है बच्चों टीला, और बौद्ध स्तूप एक ऐसा टीला जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किए हुए सामान को गाड़ दिया गया था। बौद्धों के लिए ये स्तूप पवित्र स्थल थे। आज हम सांची के स्तूप को विस्तार से पढ़ेंगे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व में रायसेन जिले में स्थित है। मौर्यकालीन शासक अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। मौर्यों के अलावा शुंगों, कुषाणों और सातवाहनों ने भी इसके निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा लगभग 11वीं शताब्दी तक स्तूप निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। धनी व्यापारियों और शिल्पकारों के संघों ने भी इसमें योगदान दिया। मूर्तिकला सांची के स्तूप की मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को चित्रित करने के अलावा स्थानीय और लोक परंपराएं भी इससे जुड़ती चली गई, जैसे प्रमुख रूप से चाल भंजिका की मूर्ति, गजलक्ष्मी तथा अनेक प्रकार के जानवर और सर्प इन मूर्तिकलाओं में उत्कीर्णित किए गए हैं। समय के साथ साथ मूर्तिकला की परंपराओं में भी परिवर्तन आता चला गया। अर्धगोलाकार रूप में निर्मित यह स्तूप 4 तोरण द्वारों से घिरा हुआ है। तोरण द्वारों का अर्थ होता है बच्चों प्रवेश द्वार। जो 4 तोरण द्वार हैं ये प्यार, विश्वास, निडरता और शांति के प्रतीक हैं और ये बाद में सातवाहन शासकों द्वारा जोड़े गए थे। छत्र और गुंबद महात्मा बुद्ध के अमूल्य अवशेषों को सम्मान और सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में समाहित किया गया था। स्तूप के अंदर की जो निर्माण प्रक्रिया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी चैत्य के माध्यम से। चैत्य एक पूजनीय स्थल है। यह एक आयताकार बरामदा होता था और इसकी दीवारें उत्कृष्ट ढंग की पॉलिश की होती थी। समान अनुपात स्तंभों का निर्माण किया होता था। इन स्तंभों पर अर्धगोलाकार छत होती थी और बरामदे के दूसरी ओर बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। प्रवेश द्वार के विपरीत बरामदे के अंतिम छोर पर स्तूप होता था। चैत्य हाल और सभाओं के लिए, प्रार्थना और सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता। स्तूप चैत्य के अलावा विहार साधुओं के रहने की जगह थी। ये चैत्य के नजदीक या सुविधाजनक दूरी पर बनाए गए थे और अलग अलग प्रकार के होते थे। स्तूप के प्रमुख अंग वेदिका, स्तूप की रक्षा के लिए मेधी या कुर्सी जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। अंड, स्तूप का अर्धगोलाकार भाग। हर्मिका, शिखर के अस्थि पात्र की रक्षा हेतु इसका निर्माण किया जाता था। छत्र अथवा छत्रावली, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। यष्टि, छत्र को सहारा देने के लिए। तोरण, स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार। स्तूप की निर्माण प्रक्रिया या स्थापत्य कला समझते हैं बच्चों। छत्रावली, अभी हमने पढ़ा छत्रावली जो धार्मिक चिन्ह थी। यष्टि, छत्रावली को सहारा देने के लिए यष्टि थी। हर्मिका, अंड, अर्धगोलाकार भाग को अंड कहा गया। और वेदिका, वेदिका बच्चों रेलिंग है जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी और जिस पर ये अंडकार भाग जो है, अर्धगोलाकार जो भाग है, गुंबद है, वो टिका हुआ था।
और तोरण प्रवेश द्वार को बोलते हैं बच्चों। 4 प्रवेश द्वार थे और ये विशेष रूप से अलंकृत होते थे। सांची के स्तूप को संरक्षित करने में शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन दोनों ने इस स्तूप के संरक्षण के लिए धन दिया और इसके पुरावशेषों को संरक्षित किया तथा रख रखाव का भी ध्यान रखा। फ्रांसीसी और अंग्रेज इसकी मूल कृति अपने अपने देशों में ले जाना चाहते थे, लेकिन बेगमों ने प्लास्टर प्रतिकृतियों से ही उन्हें संतुष्ट कर दिया और मूल कृति आज अपनी जगह पे सुरक्षित खड़ी है। सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप स्थल के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला भी बनवाई थी। सांची की मूर्तिकला, बौद्ध साहित्य। सांची की मूर्तिकला को समझने के लिए इतिहासकारों ने बुद्ध चरित्र लेखन के बारे में अपनी समझ विकसित की और मूर्तिकला में जो ग्रामीण दृश्य देखने को मिला, उनको समझने के लिए कला इतिहासकारों ने इसे गहराई से इसका अध्ययन किया और इसे वेशांतर जातक कथा से जोड़ा, जिसमें एक राजकुमार अपना सब कुछ ब्राह्मण को दान करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वन में चला जाता है। हमारा जो समझने का जो विषय है बच्चों, कि सांची की जो मूर्तिकला है उसको समझने के लिए बौद्ध ज्ञान होना क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि कला इतिहासकारों ने यह स्पष्ट किया है कि यह ग्रामीण दृश्य जो हम एक सीधी जो इसका हम मतलब निकाल सकते हैं ग्रामीण दृश्य, लेकिन वास्तव में यह वेशांतर जातक की कथा को दर्शाता है। दूसरा है बच्चों कि कला जो परंपराएं हैं उस समय की, उसमें निर्माताओं ने मानव आकृति, बुद्ध की मानव आकृति कभी नहीं दर्शाई। उन्होंने हमेशा प्रतीकों की व्याख्या की और प्रतीकों के माध्यम से ही बुद्ध के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। जैसे रिक्त स्थान जो है वो बुद्ध के ध्यान की अवस्था को दर्शाता है। स्तूप महापरिनिर्वाण, यानी जब अहम और इच्छा की समाप्ति हो जाए और मानव निर्वाण प्राप्त कर ले, तो उसका प्रतीक है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण की जो प्राप्ति थी उसे स्तूप के माध्यम से सांची के स्तूप की मूर्तिकला में दर्शाया गया है। चक्र, सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश चक्र द्वारा दर्शाया गया है। और बोधि वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। हमने आपको बताया भी था बच्चों कि बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और मूर्ति कलाओं में भी बोधि वृक्ष को ही दर्शाया गया है। लोक परंपराएं, सांची की मूर्ति कला में लोक परंपराएं और स्थानीय परंपराएं भी जुड़ती चली गई। शुरू में इन मूर्ति कलाओं को समझने में थोड़ी असमंजस सामने आई, लेकिन धीरे धीरे कला इतिहासकारों ने इसको समझना शुरू किया, क्योंकि समझने में दिक्कत इसलिए आ रही थी कि त्याग और तपस्या की जो बात महात्मा बुद्ध कर रहे थे, इन मूर्तियों से उनका कोई वास्ता नहीं था। यह जो मूर्ति है ये शाल भंजिका की मूर्ति है और यह संस्कृत साहित्य में वर्णित है और लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस महिला द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे तथा फल देने लगते थे। तो यह पवित्र थी, इसीलिए मूर्ति कला में इसे स्थान मिला। दूसरा है बच्चों, कमल दल और हाथियों के बीच में एक महिला। चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि हाथी महिला पर जल का छिड़काव कर रहे हैं, मानो वो इसका अभिषेक कर रहे हों और इसे गज लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तीसरा है बच्चों, उत्कीर्णित सर्प और बहुत से जानवरों की मूर्तियां। जेम्स फर्गुसन जो कला इतिहासकार हैं, उन्होंने यह बताया कि
सर्पों और जानवरों को मूर्तिकला में स्थान इसलिए मिला है क्योंकि वृक्ष, सर्प और जानवर पूजा के केंद्र थे। शायद वो बौद्ध ज्ञान से अनभिज्ञ थे और जब उन्होंने यह अवधारणा अपनी प्रस्तुत की, उस समय बौद्ध साहित्य का अनुवाद भी नहीं हुआ था। लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सांची की मूर्तिकला, मौर्यकालीन जो इतिहास है, जो कला है मूर्तिकला, उसका बेहतरीन नमूना है। लेकिन इस मूर्तिकला को समझने से पहले बौद्ध ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णववाद बच्चों वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया। मुक्तिदाता की जो कल्पना हमने अभी तक पढ़ी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में, वह सिर्फ बौद्ध धर्म या जैन धर्म तक ही सीमित नहीं थी। एक और परंपरा भी साथ में उभर कर सामने आई जिसे हम हिंदू परंपरा कह सकते हैं, और हिंदू परंपरा में ही वैष्णववाद की अवधारणा विकसित हुई। और मुख्य रूप से भक्ति, जिसमें उपासना और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना गया। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग अवतारों की प्रार्थनाएं होने लगी और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। शैववाद वह परंपरा जिसमें शिव परमेश्वर है, यानी शिव मुख्य ईश्वर है, और शिव की जो उपासना है वो उनके प्रतीक लिंग के रूप में या कई बार मनुष्य के रूप में भी की जाती है। देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर ये सारे चित्रण आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुध यानी हथियार और अन्य शुभ अस्त्र तथा बैठने की शैली से इंगित किया गया है। इन मूर्तियों को समझने के लिए भी हमें उन कहानियों से परिचित होना पड़ेगा जिनसे ये संबंधित हैं, और ये कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं, और ये किस्से सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे और इन्हें संस्कृत श्लोकों में स्थान मिला था। मंदिर स्थापत्य कला। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप विकसित हो रहे थे, उसी समय देवी देवताओं को रखने के लिए मंदिर भी बनाए गए। गर्भगृह देखो बच्चों, ये मंदिर स्थापत्य का प्रमुख आधार है। गर्भगृह जहाँ प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, इसे गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था तथा उपासक मूर्ति की पूजा के लिए अंदर जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर बड़ी बड़ी मीनारें बनने लगी जिसे शिखर कहा गया। मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्णित किए गए, यानी सुंदर सुंदर चित्र उत्कीर्णित किए गए, और मंदिर स्थापत्य का विकास होता रहा। समय के साथ साथ मंडप भी मंदिर के साथ जुड़ा। मंडप का अर्थ है सभा स्थल। तो मंदिर स्थापत्य कला में बच्चों गर्भगृह, शिखर और मंडप मुख्य थे, और धीरे धीरे मंदिर विकास जो है स्थापत्य शैली मंदिरों के स्थापत्य का जो है विकास होता रहा, और 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ का जो मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में, वो एक पूरी चट्टान को काटकर तैयार किया गया था। समय के साथ साथ बच्चों मंदिर स्थापत्य कला भी विकसित होती रही। वैष्णववाद और शैववाद से जुड़ी हुई मंदिर स्थापत्य कला भी हमने पढ़ी, जिससे हमने विचारकों, विश्वासों के साथ साथ इमारतों का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर
वैष्णववाद और शैववाद के विचारक और इमारतें हमने साथ साथ पढ़ी। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मंथन कीजिए बच्चों। धन्यवाद।